हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आपको याद है कोर्स बुक कीपिंग पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, कुछ किया भी था आपने उसमें, पता नहीं क्या क्या जर्नल एंट्रियां बना ली थी। और फिर पता नहीं वो कैसे, हाँ एक बात थी, मैंने लास्ट क्लास में ये भी सिखाया था कि अगर नॉर्मल लॉस हो तो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। और अब नॉर्मल लॉस हो तो कहां जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल में। और कुछ खाते बंद करने भी बताए थे। एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी में लिख लूं इस बात को। आ जाओ एक बार थ्योरी पे आओ, पहले थ्योरी पे। प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। सबसे पहले लिखें प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। बुक्स क्लोज करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कौन सा खाता बंद करेंगे? सबसे पहले स्टोर का। फिर कौन सा खाता बंद करेंगे? वेजेस का। फिर कौन सा खाता बंद करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर कौन सा खाता करेंगे? WIP। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और इसके बाद फिनिश गुड्स। और फिर सेलिंग ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। फिर करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस है खाते बंद करने का। और बात भी बताई थी, लॉस के बारे में भी डिस्कशन कर ली थी मेरे ख्याल, है ना? लिखे लॉस। लॉस दो तरह का होता है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। स्टोर से सामान चला गया। और अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। तो ये कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन तो आप मान के चलेंगे एबनॉर्मल लॉस। नोट, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में सब सीखा था, एक बार इसकी नोटिंग कर लें पहले। मेंशन इन द क्वेश्चन, देन always assumed, nothing mentioned in the question about loss, then loss is normal or abnormal, then always assumed एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि लॉस को क्या मानना है तो क्या मान के चलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। दोबारा सॉरी, मैं गलत तो नहीं गलत कर गया तो मैं एंट्री गलत लिख गया, सुबह सुबह आती मुहूर्त गलत हो गया। चलो, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। क्या कर रहा हूं मैं? स्टोर लेजर कम हुआ और लॉस कहां चला गया? कॉस्टिंग पी एंड एल में। और यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड आ गया और कहां चला गया? स्टोर लेजर में। स्टोर लेजर कम हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया नॉर्मल लॉस। थोड़ी देर मुझे आने दो एक बार फ्लो में। यहां तक आपको समझ में आ गई? ये बातें कल करवा दी थी लास्ट क्लास में कि कैसे खाते बंद होते हैं और क्या लॉस का ट्रीटमेंट है।
अब आज का काम शुरू करें। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था खाते कैसे बंद होते हैं। ये थ्योरी में लिखना है कि प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स, और लॉस अगर नॉर्मल है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, अब नॉर्मल तो कॉस्टिंग P&L में। क्वेश्चन में कुछ ना क्या तो क्या मानेंगे, एबनॉर्मल। चलो मैंने ना आपको सिखाया कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, नॉन इंटीग्रल। ठीक है, नॉन इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जरूर बनाते हैं साथ में, जिसके अंदर क्रेडिटर, डेटर, सेल सब कुछ आता रहता है। इंटीग्रल में बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, साथ साथ जहां जहां क्रेडिटर, जहां जहां जैसे स्टोर से सामान खरीदा, वो कहेगा नगद खरीदा तो बैंक, उधार खरीदा तो क्रेडिटर, एंट्रियां वही रहेंगी। जैसे सामान खरीदा स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा तो टू बैंक, उधार खरीदा तो टू क्रेडिटर, बाकी सब एंट्रियां वही रहेंगी। यहां पर साथ साथ नगद सामान खरीदा है, उधार खरीदा है, उसकी एंट्रियां भी बनेंगी। सेम वही, जैसे सामान खरीदा ये हो गया, इसके बाद सामान कहां पे जाता है, या तो ओवरहेड में जाता है या कहां जाता है, WIP में, वो तो वही रहेंगे बिल्कुल। जैसे वेजेस पे की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर नगद पे की तो बैंक या कैश, उधार है तो आउटस्टैंडिंग। फिर वेजेस जाएंगी तो वैसे डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ओवरहेड पे किए, अगर डायरेक्ट पे किए तो WIP अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब CLC वर्ड यूज नहीं होंगे। ये कौन से है, इंटीग्रल। ये कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक्स दोनों को दिखाएंगे। बड़ा ही आसान है, ये कुछ मुझे करवाने का है ही नहीं है। मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप खुद ही कर देंगे। आ जाओ एक बार क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ एक बार। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ एक बार। जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इंटीग्रेटेड। कैसा है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों दिखाएगा ये। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज, जल्दी एंट्री बनाओ। रॉ मटेरियल परचेज, आ जाओ मेरे साथ साथ इलस 3। चलो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का स्टोर से सामान खरीदा। कोई डाउट बच्चों? वैसे हम क्या लिखते थे, टू CLC। अब बच्चे इसको बंद कर देना पूरा। CLC के बाद डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, बोलो एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। कितने का इशू किया था, 150 का। आगे वेजेस पेड 1/20 की, वेजेस पेड 1/20 की एंट्री बताओ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। वैसे एंट्री क्या बनाते हैं, CLC, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है, 1/20। वैसे इसमें लिखा हुआ 30% इनडायरेक्ट है, मतलब 1/20 का 36,000 रुपए की, तो 36,000 रुपए की जो इनडायरेक्ट है उसको ट्रांसफर की एंट्री क्या बनाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट या प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल। इकट्ठी बना दी, कोई दिक्कत है किसी को?
एक 20 का 30%, 36,000 यहां हो गया और 84,000 रुपये यहां हो गया। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? बोलो, चलूं आगे। वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन बना तो दी हमने एंट्री, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेसर, इकट्ठी बना दी ना दोनों की। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे किए गए, जल्दी एंट्री बताओ। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे किए गए तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट या प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश कितने रुपए है? 84। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रोडक्शन पर चार्ज कर लिए गए। WIP अकाउंट, खुद सोचे और बोले एक बार, WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड। कितने रुपए है? 92। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट खर्चा किया, सेलिंग खर्चा, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपए। कितने रुपए है? 20,000। बिल्कुल वही है सब कुछ। आगे आ जाओ। फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन गए, जल्दी बोलो। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, कितने रुपए है? 2 लाख। सेल्स की कुछ ना कहा तो उधार सेल मानते हैं, वैसे तो हमने बना, अब क्या बनाया? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सीधी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स? 2,90,000। आगे क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, अगर मैं बना रहा होता ना नॉन इंटीग्रल तो इसकी एंट्री ना बनती भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश की जगह CLC, डेटर्स की जगह CLC, तो एंट्री ना बनती। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटीग्रल में बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना है? 69,000। आ जाओ 69,000। आगे पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 1,10,000। यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। आपको इंटीग्रल समझ में आ गया? इंटीग्रल के अंदर बैंक, क्रेडिटर, डेटर सब यूज होते हैं वर्ड्स। एक काम करते, क्वेश्चन इंटीग्रल का और करते हैं, अभी थोड़ी प्रैक्टिस होगी हमारी। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 4।
इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट है नहीं, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर ए मंथ कोस्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी विच ऑपरेट बैच कोस्टिंग सिस्टम फुली इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट, फुली इंटीग्रेटेड है। द फ्लोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है मुझे। और क्या कहा जा रहा है, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ द मंथ, आपने ये सब अकाउंट्स बनाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ शुरू करते हैं, सारे अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले खाते खोल लो, मेरे साथ साथ चलते रहना, समझा दूंगा मैं अपने आप। सारे खाते खोलो, कौन कौन सा खुलना है खाता मेरे पास, स्टोर, WIP, फिनिश गुड्स, इलिस्ट्रेशन कौन सा है ये 4, हमें स्टोर का अकाउंट बनाना है। स्टोर का क्या, टू बैलेंस BD कितने रुपए है, 25,000 रुपए। WIP का अकाउंट टू बैलेंस BD 20,000 रुपए। फिनिश स्टॉक का अकाउंट टू बैलेंस BD 35,000 रुपए। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड बोर्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट मुझे तो पता क्या लगता है, ये गलत वर्ड तो ठीक लिखा हुआ, लेकिन इसको ये लिखना नहीं चाहिए था यहां पर, इसको लिखना चाहिए था ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। बच्चों खुद सोचना पड़ता है, डेबिट लिखो कि क्रेडिट लिखो। यहां तक समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने क्या क्या घटनाएं हुई। मटेरियल परचेज, जल्दी बोलो, जल्दी यार आप सोचो साथ साथ। स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक, या वैसे उधार लेना होता है, हमें कुछ ना कहा जाए तो क्या करूं, चलो ले लो, नगद ले लो। पेमेंट टू क्रेडिटर है कहीं पे ना, देने का छोड़ो फिर, वैसे उधार लेना चाहिए मुझे, चलो कोई नहीं। मटेरियल परचेज 75,000 रुपए का, और बैंक में वैसे उधार लेते हैं, उधार ही ले लेता, छोड़ो चलो। टू क्रेडिटर कितने रुपए का है, 75। और एक अकाउंट कौन सा बन गया, क्रेडिटर का, बाय स्टोर, कितने रुपए, 75,000। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन और टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, मटेरियल इशू किया गया, एंट्री प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया बाय WIP, कितने रुपए इशू किया गया, 30,000। और WIP में टू स्टोर, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए इशू किया गया बाय प्रोडक्शन ओवरहेड, कितने रुपए है, 4,000। और प्रोडक्शन ओवरहेड में टू स्टोर लेजर 4,000। समझ में आई बच्चों यहां तक। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, एक बैच से दूसरे बैच के बीच में मटेरियल गया, बच्चों को ये एंट्री नहीं आएगी, मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको भी रोक लेते हैं। वेजेस पेड 25 और 5 30,000 की वेजेस पे की, जल्दी बताओ।
वेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजिस। लेजर कंट्रोल वर्ड जरूर लिखना होता है आगे, टू बैंक। कितने की वेजिस पे की? 30,000 की। और बैंक का अकाउंट बना दूं, जिसमें आ जाएगा बाय वेजेस 30,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 25। ये कहां जाएगी? WIP में, ठीक है ना? तो WIP में ट्रांसफर कर दे उसे, बाय WIP 25। और 5,000 कैसी है? इनडायरेक्ट, वो कहां जाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड। तो WIP और प्रोडक्शन ओवरहेड में, WIP में टू वेजेस, $25,000, और प्रोडक्शन ओवरहेड में टू वेजेस 5,000। कोई डाउट? डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस 20,000 कह रहा है। कहा तो 25 था, लेकिन कह रहे मैंने चार्ज 20 की है, तो मुझे 20 ही चार्ज करनी होगी। टू बैचेस, बैचेस मतलब जो सामान बन रहा है हमारा, 20,000 रुपए। रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम 5,000 रुपए। नॉन प्रोडक्टिव टाइम का मतलब लॉस हो गया 5,000 रुपए का। वर्कर आए, हम काम ना करवा पाए। अब मतलब ये कि मैं इसे नॉर्मल मानूं या एबनॉर्मल मानूं? अगर मैं इसे नॉर्मल मानूंगा तो कहां डालूंगा इसे? प्रोडक्शन ओवरहेड में। और अगर मैं नॉर्मल मानूंगा तो कहां डालूंगा? कॉस्टिंग P&L में। जो बुक वाला करे वही कर लेते। देखते क्या किया इन्होंने। वेजेस 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 वेजेस, is production overhead and therefore will not be charged WIP. Non-productive time of direct workers is production overhead. प्रोडक्शन ओवरहेड मान लिए, मतलब नॉर्मल मान लिया इसे। ठीक है, तो मैं भी इसे मैच करने के लिए नॉर्मल मान के आ रहा हूं। आपने लिख के आना है कि मैंने नॉर्मल माना है कि अब नॉर्मल। नॉर्मल माने तो कहां लिखूंगा? बाय प्रोडक्शन ओवरहेड। और अगर अब नॉर्मल होता तो कहा जाता? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो टू वेजेस, क्लियर? आगे चलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर, जल्दी बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर। सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 6,000। और बैंक में आ जाएगा बाय सेलिंग ओवरहेड। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। और बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 12,000 रुपए। सेल्स, सेल्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना? टू सेल्स कितने रुपए है? 1,00,000। और सेल्स अकाउंट ना बना के सीधा कॉस्टिंग P&L बना दूं? सेल्स ने कॉस्टिंग P&L में ही जाना है, बोलो यार। बाय सेल्स 1,00,000। कोई डाउट किसी को बच्चों?
हाँ जी, आगे। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या होगा? फिनिश गुड से सामान उठा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कितने रुपए है? 80,000। और फिनिश गुड्स में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000। चलें आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, जल्दी बोलो। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP 65,000 फिनिश गुड्स के अकाउंट में, टू WIP 65,000, और WIP के अकाउंट्स में बाय फिनिश गुड्स 65,000 रुपये। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड में इतने रुपए का WIP बचा हुआ है, बाय बैलेंस CD कितने का बचा हुआ है? 40,000 का। द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP, मतलब वेजेस का 150%, और कौन सी वेजेस का? डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस का 150% प्रोडक्शन ओवरहेड से चार्ज किया गया। डायरेक्ट वेजेस हैं कितनी? वेजेस के अकाउंट में देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस, अब मुद्दा ये 30, 20, 25, 30, 20, 25, डायरेक्ट वेजेस 20,000 हैं, 5,000 तो अपने खराब की हैं, 20,000 का 150%, 30,000 एंट्री बनेगी। प्रोडक्शन वो WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 रुपए, 20,000 का 150%, और WIP में टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था? अब आगे चलो, बस खत्म। आपसे वैसे पूछा गया था स्टोर WIP फिनिश गुड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्टिंग P&L पूछे, ये 5 गए थे। बैंक का पूछा ही नहीं गया था, ना क्रेडिटर का पूछा गया था। कोई बात नहीं, आप अपने प्रोसेस को फॉलो करो। सबसे पहला प्रोसेस स्टोर का अकाउंट। स्टोर, सोचो बाय बैलेंस CD इतना सामान बचा हुआ है, 60 हो गया स्टोर का। स्टोर के बाद वेजेस, टैली है वेजेस, वेजेस के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, ये रहा। बैलेंस निकालो, किस साइड निकलता है? 22 और टू बैलेंस CD 1,000 प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद WIP, देखो क्या आ रहा है WIP में, 5,000 आ रहा है। किस साइड? इस साइड 5,000 रुपए।
WIP में 5,000 किस चीज के आएंगे अब? देखते हैं WIP में 5,000 किस चीज के आने तो नहीं चाहिए तो WIP में। आने तो नहीं चाहिए तो चलो कोई बात नहीं, WIP के बाद आगे चलो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ही नहीं। इसके बाद फिनिश गुड्स बाय बैलेंस CD है। फिनिश गुड्स में 30,000 20,000 फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग ओवरहेड है, ये कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा टू सेलिंग ओवरहेड। अब ये कहां जाएगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। $86,000। कोई डाउट बच्चों? अब कॉस्टिंग P&L बंद हो जाएगा और यहां के निकल आएगा प्रॉफिट्स। टू प्रॉफिट्स 14,000। अब देखो बाकी खाते रह गए, मैंने उसी प्रोसेस पे चला बिल्कुल कोस्ट वाले। अब बाकी खाते देखो कौन कौन से रह गए। डेटर्स, अब वैसे तो उसने पूछा ही नहीं था मुझसे डेटर्स का अकाउंट, मैं मान के चल रहा हूं सारे पैसे आ गए। बाय बैंक 1,00,000, बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू डेटर्स। और कौन सा रह गया? क्रेडिटर, मैं कहता हूं पेमेंट कर दी टू बैंक 75,000 और बैंक अकाउंट में बाय क्रेडिटर। बाकी टू बैलेंस CD आ जाएगा। 5 11 12 23। कोई डाउट है बच्चों? पक्का चल सकता हूं आगे? मुश्किल तो नहीं लग रहे क्वेश्चंस? चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा था इलस? एक एंट्री रह गई क्या वो उसमें? नहीं, ये 5,000 रुपए वाली। बैच में ट्रांसफर रहेगी और ये 5,000 की रहेगी। आपको WIP में वैसे इस साइड बैलेंस आना ही नहीं चाहिए था। इस साइड सोच के देखो, इतना सामान पड़ा था, इतना स्टोर से आया, इतना वेजेस, इतने प्रोडक्शन ओवरहेड, यही होता है। अब एक ही बात हो सकती है, दो चीजें मान सकते हो आप इसे। या तो डायरेक्ट खर्चे किए, डायरेक्ट खर्चे नहीं डाले ना हमने, स्टोर मटेरियल डाल दिया, डायरेक्ट वेजेस डाल दी, प्रोडक्शन ओवरहेड डाल दिए, क्या चीज रह गई है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो या एबनॉर्मल गेन मान लो। एबनॉर्मल जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में आता था एबनॉर्मल गेन। मुझे तो यहां पर अच्छा लगता है कि मैं इसे डायरेक्ट खर्चे मानूं, बट आपके बुक वाले ने प्रॉफिट माना हुआ है, एबनॉर्मल गेन। उसने एबनॉर्मल गेन माना हुआ है तो एबनॉर्मल गेन मानूंगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। और इधर से कॉस्टिंग P&L में बाय क्या चीज था वो? WIP, एबनॉर्मल गेन 5,000 पे। मैं होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस मानता और ये 19,000 के प्रॉफिट्स हो गए। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का बोलो बच्चों। अब एक बात रह गई है, एक बैच से दूसरे बैच में सामान जाना। बच्चों देखो ये बैच बन रहे हैं, यहां स्टोर है,
वेजिज है, मैं स्टोर में सामान लेता हूं और यहां से सामान भेजता हूं। एंट्रियां कौन किसकी बनाऊंगा मैं? सारी की सारी स्टोर की। मैं इस टाइम स्टोर की एंट्रियां बना रहा हूं। ये इसको सामान भेजे या ये इसको सामान भेजे, इसकी एंट्री ये बनाएंगे। मुझसे तो जिसने सामान लिया मैं तो उसकी एंट्री बनाऊंगा। बैचेस आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? हम एंट्रियां बनाते जो स्टोर से सामान आता और जाता है। क्वेश्चन में यही था कि बैचेस में से सामान आया गया है, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस विल नॉट अफेक्ट द कंट्रोल अकाउंट, ये कंट्रोल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं करते। ओके, पक्का ये बात लिखवाऊं या नहीं? मुझे लगता नहीं है लिखवानी चाहिए बात। पांचवा छठा, पहला इलिस्ट्रेशन भी कर लो एक बार। पहला इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन 1, दोबारा बोलो। हाँ, मैं समझा नहीं आपकी बात, कहना क्या चाह रहे हैं। कोस्टिंग पी एंड जो 1000 पे प्रोडक्शन ओवरहेड का बैलेंस निकला है, अगर मैं उसे इमटेरियल मानता हूं तो उसे कोस्टिंग पी एंड एल में डालूंगा। मैं मटेरियल मानता हूं तो उसका सीडी छोड़ूंगा, अब्जॉर्ब अगले साल करूंगा। तो बुक वाले ने मान रखा होगा कि मैं उसे इमटेरियल मानता हूं। पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा, पहला हो गया क्या? नहीं हुआ इलिस्ट्रेशन 1? चले, हो गया पहला। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ पे आ गए मतलब हम, जो बाद में कराऊंगा। सिक्स्थ पे आते हैं, आ जाओ आराम से। द फ्लोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एबीसी। एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जो डाटा मिलेगा वो एक्चुअल मिलेगा या एस्टिमेटेड मिलेगा? एक्चुअल। ये सारा डाटा कैसा होगा? एक्चुअल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ये सब एक्चुअल डाटा है। एक्चुअल में सेल, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, फिनिश गुड्स। WIP मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल WIP दिया हुआ है। गुडविल, राइट ऑफ इंटरेस्ट टेकन ऑन लोन। इन द कोस्टिंग रिकॉर्ड्स, कोस्टिंग में एक्चुअल डाटा के बेस पर बनती है या एस्टिमेट डाटा के बेस पर? एस्टिमेट। कोस्ट रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? एस्टिमेट। अगर मुझे कुछ ना कहा जाए और कह दे कि इसको देखकर कोस्ट शीट बनाकर दिखाओ, इसमें मटेरियल लगा हुआ है 10 लाख का, ये एक्चुअल है, मैं मान लूंगा यही बजट होगा, मटेरियल 10 लाख का ही। वेजेस 5 लाख की मान के चलूंगा, एस्टिमेट भी यही होगी। फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख के मान के चलूंगा, एस्टिमेट भी यही होंगे। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, मैं एज्यूम करके चलूंगा कि यही एक्चुअल है, यही बजट है, एस्टिमेट भी यही है। बट नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज 100% ऑफ वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो ऊपर तो एक्चुअल है, और ये कौन से है? बजटेड वाले। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर कोस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। आप कोस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएं। और इस क्वेश्चन में मुझे किसी के भी प्रॉफिट गिवन नहीं है। मैं पहले फाइनेंशियल बुक्स बनाता हूं, प्रॉफिट्स कैलकुलेट बंद करता हूं, फिर कोस्ट शीट बनाऊंगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। आ जाओ पहले बनाते हैं हम लोग फाइनेंशियल बुक्स, इलस 6। और शुरू करें इलस 6।
चलो बनाते हैं। LS6 पहले पी एंड एल अकाउंट एज ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट्स। वैसे तो क्या अलग अलग करूंगा मैं ट्रेडिंग पी एंड एल को। सेल 25 लाख रुपए की, बाय सेल्स 25 लाख रुपए की। ऐसे केस में पहले यही बुक बनानी अच्छी रहती है, 20,000 यूनिट्स फाइनेंशियल वाली। मटेरियल 10 लाख रुपए का, टू मटेरियल परचेज है ना ये, 10 लाख रुपए की। वेजेस 5 लाख रुपए की। फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख रुपए के। ये कौन सी बुक बन रही है? फाइनेंशियल बुक्स, वेजेस 4.5 लाख रुपए की। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 260। आगे सेलिंग ओवरहेड 1830। नहीं मैं क्या कहते 1830, 1,80,000 से क्या पढ़ रहा हूं मैं, 1,80,000। फिनिश्ड गुड्स 1.5 लाख, 1230 यूनिट, 1230 यूनिट कितने के हैं? 1.5 लाख के। आगे WIP 70,000। ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक था, ये WIP का क्लोजिंग स्टॉक है। कोई डाउट है बच्चों? बोलो यार। गुडविल राइट ऑफ 2 लाख रुपए, ऐसे बनाते हैं ना यार। पी एंड एल अकाउंट तो बनाना आता है आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपए, और ये आ गए मेरे प्रॉफिट्स। बताएं प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स कितने हैं? 1 लाख। कोई डाउट है किसी को? ये था ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। अब बनाते हैं हम कोस्ट शीट। अब क्या बनाते हैं? कोस्ट शीट। याद रखना, जो डाटा एस्टीमेट गिवन है ठीक है, नहीं तो एक्चुअल उठा लेंगे। आप एस्टीमेट के बारे में तो फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ही गिवन है। बाकी मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल ले रहा हूं मैं? एस्टिमेटेड कितने रुपए? 10 लाख रुपए। वेजेस कौन सी ले रहा हूं मैं? एस्टिमेटेड। कितनी है एस्टिमेटेड? 5 लाख। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यही एक्चुअल है, यही एस्टिमेटेड है, 5 लाख। ये आ गई प्राइम कॉस्ट, कितने लाख? 15 लाख। अब क्या लेना है मुझे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कह रहा है 100% ऑफ वेजेस, तो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का तो मुझे एस्टिमेशन मिल गया। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड वो वाले नहीं लूंगा। 5 लाख, सॉरी 5 लाख। ये क्या आ गई? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट 20 लाख। अब प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP तो है ही नहीं, क्लोजिंग मुझे दे तो नहीं रखी कितनी है, तो मैं यही ले लूंगा 70,000। ये एस्टिमेटेड है। ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, कितना हो गया? 19,30,000। अब ऐड करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। या तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं तो एक्चुअल वाले उठा लूंगा, लेकिन इसने बताया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट।
19,30,000 का 10%, 1,93,000। ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कितना? 21,00,000, 21,23,000। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से, मुझे क्या चीज चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्या? नहीं। ये क्या बन जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। $21,23,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का? ध्यान से, अब 1230 यूनिट है, मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। प्रोडक्शन टोटल कितनी है? 21,230। भाई 20,000 सेल किए, 1230 बनाई है, 21,230 मतलब प्रोडक्शन है 21,230। ओपनिंग है नहीं, तो 21,000, ये 2,12,300 डिवाइड बाई 21,230 इंटू 1230। फिनिश गुड्स की वैल्यू निकल आई। ऐसे करते थे ना कोई शीट। 12,300 पक्का। ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $21,10,700 प्लस सेलिंग ओवरहेड। मुझे तो सेलिंग ओवरहेड का एस्टीमेट बताओ, नहीं बताओगे तो मैं तो एक्चुअल वाले ले लूंगा, लेकिन इन्होंने बताया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट। तो आपने जितनी भी यूनिट बेची है, कितनी यूनिट बेची है आपने? 20,000, 2,00,000 रुपए। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना? 23,10,700 प्लस करो प्रॉफिट। मुझे तो सेल्स बता दो एस्टिमेटेड, नहीं मैं तो एक्चुअल वाली ही ले लूंगा। एक्चुअल वाली सेल कितनी है? 25,00,000। 4,00,000, 1,03,000। मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स आ चुका है। बोलो यार, चलो आगे। मेरे पास आ चुका है। अब मैं बना रहा हूं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स 1,89,300। अब कुछ ऐड करना होगा और कुछ लेस करना होगा। ओके, कोई डाउट है यहां तक? हां जी, चलो तो आए देखते हैं। हमारे यहां मटेरियल 10,00,000 का है, इनके यहां भी मटेरियल कितने लाख का है? 10,00,000 का। ओके, हमारे यहां वेजेस 5,00,000 की है, इनके यहां वेजेस 5,00,000 की है। ओके, फाइनेंशियल बुक्स में 4,50,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है, और इसमें 5,00,000 का है। लो जी, फर्क आ गया। हमारे कोस्ट के प्रॉफिट 5,00,000 से कम हुए और फाइनेंशियल के प्रॉफिट 4,50,000 से कम हुए। तो अब क्या करेंगे? बढ़ाएंगे प्रॉफिट्स 50,000 से, तो फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 रुपए। ओवरचार्ज 50,000 से। डाउट है किसी को? हां जी बच्चों, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 260 है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां पर 193 है। लो जी, 193, वहां पे कितने हैं? 260। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कम चार्ज है, इससे प्रॉफिट कॉस्ट के ज्यादा आ रहे होंगे। तो ठीक करो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड
अंडर चार्ज कितने रुपए? 67,000। अब आगे हम यहां पे रह गया एक हमारा WIP 70 का है, उनका WIP कितने का है? 70 का ही है, ओके है। आगे इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक 12,300 है, उनका क्लोजिंग स्टॉक डेट गलत नहीं कर दिया आपने? 12,300 मेरे को तो 1,23,000 रुपये लग रहा है। आपने सही की कैलकुलेशन की है? यहां पे मुझे ऐसा लगता है यहीं से गलती है, 1,23,000 होना चाहिए। और आगे ठीक है क्या यार? आप भी ना बस आगे बताओ क्या है फिर।